चलिए आज हम लोग क्या जानेंगे, 8वां क्लास का ये तीसरा एक्सरसाइज है ना। इसमें दिया है ग्रामीण जीवन है ना और समाज। तो ग्रामीण मतलब क्या होता है, गांव। तो गांव के जीवन और उन समाज के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको अच्छे तरीका से समझना है। हमारे भारत ये जो है अंग्रेजी शासन से पहले हमारे भारतीय गांव कैसा था, है ना, उसके बारे में भी जानेंगे। और अंग्रेजी शासन के बाद हमारे गांव किस प्रकार से बदलाव हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत देश जो है कैसा देश है, वह एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है, कृषि, है ना। कृषि मतलब खेती, खेती का कार्य लोग सबसे ज्यादा करते हैं। और भारत देश में आप लोग बताइए, भारत में सबसे ज्यादा व्यक्ति शहर में रहते हैं या गांव में? लगाइए अनुमान। शहर में रहते हैं या गांव में? हैं? कहाँ रहते हैं? गांव में। तो गांव में कितना रहता है? 100 में 68 व्यक्ति कहाँ रहते हैं? गांव में। 68 व्यक्ति गांव में रहते हैं। 68% कहिए, प्रतिशत अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। और मात्र शहर में कितना रहता है? 32% रहता है। और गांव में 68% रहता है। अभी आजकल कुछ बढ़ा है, ये पिछले का डाटा आपका बुक में दिया हुआ है। और भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है किस पे चलेगा, शहर के व्यक्ति पर या गांव के व्यक्ति से? क्योंकि गांव में ज्यादा है और शहर में क्या है, कम है। तो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस पर है, कृषि पर है। और कृषि पर अर्थव्यवस्था होने के कारण जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आए, उन्होंने क्या किया, उसका ध्यान कहाँ गया, शहर की ओर या गांव की ओर? अंग्रेज जब भारत आए तो उसका ध्यान किधर गया, गांव की ओर या शहर की ओर? गांव की ओर। उन्होंने गांव पर विशेष ध्यान दिया। क्यों? कि सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। गांव पे उन्होंने क्या किया, ज्यादा ध्यान दिया। और उस समय जो था गांव में, खेत किसके पास था, आम आदमी के पास, किसान के पास था कि राजा के पास था? अब बताइए, जब हमारे भारत देश में अंग्रेज नहीं थे उस समय में कृषि व्यवस्था यानी खेत जमीन किसके पास थी, किसान के पास था या राजा के पास था? लगाइए आप लोग दिमाग, किसके पास खेत होगा ज्यादा, राजा के पास होगा? ये अंग्रेजी शासन व्यवस्था से पहले की बात। किसके पास होगा, राजा के पास होगा या तो किसान के पास? बताइए आप लोग, किसके पास हो सकता है? तो उस समय जो है ये किसके पास था, राजा के पास होता था। किसके पास, क्या राजा के पास हुआ करता था। पैट्रिक लॉ, आइए तो देखते हैं किसके पास था, राजा के पास था। अब क्या करता था, खेती के लिए जमीन राजा से प्राप्त होता था। अंग्रेज क्या किया कि आपको पता है, जब भारत देश में सिराजुद्दौला के समय और जो है मीर कासिम के समय युद्ध हुआ था, उसी समय जो है बक्सर का युद्ध हुआ 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। उन्हीं युद्ध में जो है, युद्ध के बाद अंग्रेज को क्या मिला था, दीवानी यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा का अधिकार दे दिया गया, जमींदारी अधिकार मिल गया। उन्हीं अधिकार के तहत ये अंग्रेज क्या करता था, लगान असूल का अधिकार मिला।
अब समृद्ध क्षेत्र एक बहुत बड़ा प्रांत क्या सब था, समृद्ध क्षेत्र में क्या सब आता था, बंगाल। आप लोग को इससे पिछले वाला क्लास में बता चुके, कौन आता था, बंगाल, कौन आता था, बिहार, और क्या आता था, उड़ीसा। इन क्षेत्रों में जो है ये इन क्षेत्रों काफी समृद्ध क्षेत्र है ये तीनों। यहाँ जो है अंग्रेज क्या करता था, टैक्स लेता था यानी कर लेता था। और लगान की शुरुआत जो है अंग्रेज एक लगान की शुरुआत करता है कब, 1789 ईस्वी में। कब करता है, 1789 ईस्वी में लगान की व्यवस्था की शुरुआत करता है। जिस लगान की व्यवस्था में क्या था कि 9 ये व्यवस्था जो थी शुरुआत हुआ 1789 में 10 वर्ष के लिए, कितना हुआ था, 10 वर्ष के लिए व्यवस्था की शुरुआत की थी अंग्रेज। और 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था जो क्या हो गया, निश्चित हो गया। अब कोई भी व्यवस्था जब निश्चित हो जाए उसका नाम उन्होंने क्या किया, बदल दिया। नाम क्या बदल दिया कि उन्होंने क्या किया कि अस्थाई बंदोबस्त कर दिया। इस व्यवस्था को क्या कर दिया, अस्थाई बंदोबस्त कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ लागू हुआ था उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अस्थाई बंदोबस्त जो है आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा में लागू हुआ और बिहार में हुआ और उड़ीसा में हुआ और बंगाल में हुआ, है ना। ये सारे क्षेत्रों में जो है अस्थाई बंदोबस्त क्या किया गया, लागू। तो अस्थाई बंदोबस्त का हम लोग बात कर रहे थे जो 10 वर्षों के लिए लागू हुआ था। ये अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके कार्यकाल में हुआ था, अंग्रेज के अधिकारी थे कॉर्नवालिस, है ना। कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, इसमें जो ये व्यवस्था था, अगर किसान के पास 100 केजी अनाज का उत्पादन हुआ, उस 100 केजी में अंग्रेज कितना ले लेता था, 100 केजी अगर किसान के पास क्या हुआ अनाज, तो 45 केजी क्या करता था, अंग्रेज ले लेता था। और जमींदार जो लगान को वसूल करता था वो क्या करता था, 15 केजी ले लेता। बचा कितना किसान के पास, ये हो गया 60। अब 100 में मान लीजिए आप माइनस कीजिएगा 40 60, तो बचा कितना, 40 केजी मात्र ही किसान के पास बचता था। लेकिन ये भी तय नहीं था कि किसान के पास इतना ही बच जाए। अंग्रेज का तो लगान फिक्स था, 100 में 45 लेता। लेकिन जमींदार क्या करता था, किसान को देख करके या किसान की जो है स्थिति को देख करके किसी किसान से वो ज्यादा टैक्स ले लेता था, जिनके परिणाम स्वरूप क्या होता था, किसानों को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या थी कि भविष्य में यह व्यवस्था का कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। और इसमें क्या था, अगर कोई जमींदार गांव से किसान से, गांव ये गांव है, यहाँ गांव में क्या करेगा, किसान से टैक्स लिया और वो जो है लगान सूरज डूबने से पहले अगर सरकारी कार्यालय में नहीं पहुंचाया, उसकी जमींदारी क्या किया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था, यानी छीन लिया जाता था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही थी, उसकी जमींदारी क्या होती थी, नीलाम कर दी जाती थी। और जमींदार क्या होता था, धीरे धीरे इस व्यवस्था में जमींदार जो है जमीन का क्या बन गया, मालिक। जब जमीन की मालिक बन गया, उन्होंने क्या करता था, अच्छे उपज के लिए, अच्छे विधि व्यवस्था के लिए वो जमीन को क्या करता था, गिरवी रखता था, किसी को दे देता था, या जमीन को वो क्या करता था, बेच देता था। और अंग्रेज को ये पता था ऐसा काम जमींदार इसलिए कर रहा है कि कृषि की उपज में क्या हो, बढ़ोतरी हो, जिससे वो अंग्रेज काफी संतुष्ट नहीं थे इस विधि व्यवस्था से। इसलिए उन्होंने बार बार जमींदारों के ऊपर क्या करता था, दबाव डालता था। 20वीं शताब्दी में जब आंदोलन होती है, उस आंदोलन में जो 1815 और 1820 ईस्वी आते आते जो है
यह व्यवस्था क्या था, काफी ज्यादा इस व्यवस्था में अंग्रेज को ही साथ मिला। लेकिन ये व्यवस्था से, जमींदारी व्यवस्था से अंग्रेज को सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि उन्होंने भारत के गांव पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा व्यवस्था था जमींदारी व्यवस्था। जो जमींदार सरकारी कार्यालय में सूर्य डूबने से पहले, सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंचाता था, उसका जमींदारी छीन ली जाती थी, उस पे अंग्रेज अपना अधिकार कर लेता था। ये ढेर सारी व्यवस्था चल ही रही। जमींदारी व्यवस्था के कारण जो है, इसमें अंग्रेज ये देख रहा था, हमारा जो कर है, टैक्स है, वो तो फिक्स है, लेकिन इसमें फायदा किसको हो रहा था, सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा था, तो जमींदार को हो रहा था। जमींदार को जो फायदा हो रहा था, उसमें एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम क्या है, रिकार्डो। रिकार्डो अर्थशास्त्री था। उसकी एक पुस्तक था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में 1821 में प्रकाशित हुआ, उन्होंने इस किताब में बताया क्यों नहीं ये व्यवस्था जमींदार से छीन करके भारत का या यूरोप का बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिया गया। और इसमें जो है, इसमें किसको फायदा हो रहा था, जमींदार को ज्यादा फायदा हो रहा था, और अंग्रेज को उसका तो फिक्स था। इस व्यवस्था में ढेर सारी परेशानी थी। इसी तरह से फिर एक व्यवस्था आया, जिस व्यवस्था का क्या नाम था, और दो व्यवस्था, एक था जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त, है ना, एक है महालवारी व्यवस्था, और दूसरा है एक और व्यवस्था। उन व्यवस्था के बारे में हम कल जानेंगे। महालवारी व्यवस्था है, और एक व्यवस्था क्या है, रैयतवारी व्यवस्था, है ना। कल हम लोग जानेंगे रैयतवारी व्यवस्था और महालवारी व्यवस्था, और इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। इनको, ये सभी को आप लोग को क्या करना है, लिख करके पूरा इसको ये बुक से आप लोग एक बार खुद रीडिंग दीजिएगा बुक में, तब आपको समझ में आएगा।